आज हम CSS क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्रिमिनोलॉजी की कंप्लीट डेफिनेशन, नेचर, स्कोप या थेरीज डिस्कस नहीं करेंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सिस्टमेटिकली कवर करेंगे। आज हम पहले ये समझेंगे क्राइम होता क्या है, डिफरेंट क्राइम्स को कैसे आइडेंटिफाई और क्लासीफाई किया जाता है और क्रिमिनल बिहेवियर को किस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्राइम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम क्या है। क्राइम सिर्फ कोई बुरा काम नहीं होता। हर बुरा या इमोरल काम नेसेसरीली क्राइम नहीं होता। क्राइम जनरली उस एक्ट या ओमिशन को कहते हैं जो लॉ के अगेंस्ट हो और जिसके लिए स्टेट ने पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की हो। यानी क्राइम के कॉन्सेप्ट में लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बिहेवियर सोसाइटी में मॉरली अनएक्सेप्टेबल समझा जाता है लेकिन लॉ उसे क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर नहीं करता, तो हर सिचुएशन में हम उसे लीगल सेंस में क्राइम नहीं कहेंगे। इसीलिए क्रिमिनोलॉजी में क्राइम को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं देखा जाता, हम ये भी देखते हैं कि सोसाइटी किस बिहेवियर को अनएक्सेप्टेबल समझती है, लॉ किस बिहेवियर को पनिश करता है और किस सोशल एनवायरनमेंट में क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होता है। क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि क्राइम सोसाइटी से सेपरेट फिनोमेना नहीं है। क्राइम किसी वैक्यूम में प्रोड्यूस नहीं होता। इंसान सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी ही उसे वैल्यूज़, नॉर्म्स और रूल्स देती है और इसी सोशल एनवायरनमेंट में कुछ बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल होते हैं और कुछ बिहेवियर्स अनएक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे सोसाइटी में कुछ बिहेवियर्स को नॉर्मल समझा जाता है जबकि कुछ बिहेवियर्स को डेविएंट या क्रिमिनल समझा जाता है। इसलिए क्राइम को समझने के लिए हमें इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली, पीयर्स, कम्युनिटी, सोशल नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस और वाइडर सोशल एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ता है। यही वजह है कि क्रिमिनोलॉजी में क्राइम को सिर्फ एक इंडिविजुअल ने क्राइम किया कहकर ख़त्म नहीं कर दिया जाता। क्रिमिनोलॉजिस्ट ये भी पूछता है, व्हाई डिड दिस हैपन, व्हाट सोशल कंडीशंस सराउंडेड द ऑफेंडर, व्हाट फैक्टर्स इनकरेज्ड और डिसकरेज्ड द बिहेवियर। और इसी तरह क्राइम को सोशल फिनोमेना के तौर पर अंडरस्टैंड किया जाता है। कॉमन क्राइम्स, अब हम कुछ कॉमन क्राइम्स देखते हैं। नंबर 1, असेसरी। असेसरी वो पर्सन होता है जो डायरेक्टली मेन ऑफेंस कमिट ना करे लेकिन किसी दूसरे पर्सन को क्राइम कमिट करने में असिस्ट, इनकरेज या फिर सपोर्ट करे। सिंपल अल्फाज में मेन ऑफेंडर के अलावा वो इंसान जो क्राइम में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्टन सर्कमस्टांसिस में असेसरी हो सकता है। एग्रीवेटेड असॉल्ट, एग्रीवेटेड असॉल्ट सीरियस फॉर्म ऑफ असॉल्ट है। इसमें किसी इंसान को सीरियस बॉडीली हार्म कॉज करने की अटैम्प्ट या सीरियस फिजिकल अटैक इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ लीगल सिस्टम्स में वेपन का इन्वॉल्वमेंट भी ऑफेंस को मज़ीद सीरियस बना सकता है। एग्रीवेटेड का मतलब होता है ज़्यादा सीरियस या सवेयर। एडिंग एंड अबेटिंग, एडिंग एंड अबेटिंग का मतलब है किसी क्राइम के कमीशन में नोइंगली हेल्प, इनकरेज या फैसिलिटेट करना। यानी पर्सन खुद मेन एक्ट परफॉर्म ना भी करे लेकिन उसकी इंटेंशनल असिस्टेंस क्राइम के कमीशन से कनेक्टेड हो सकती है। आर्सन, आर्सन इंटेंशनली प्रॉपर्टी को फायर या बर्निंग के थ्रू डैमेज या डिस्ट्रॉय करना है। फॉर एग्जांपल, किसी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को जानबूझकर आग लगाकर डैमेज करना। असॉल्ट, असॉल्ट जनरली किसी इंसान के अगेंस्ट अनलॉफुल थ्रेट या अटेम्प्ट ऑफ हार्मफुल फिजिकल कॉन्टैक्ट को रेफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेबल लॉ। बेट्री क्या है? बेट्री जनरली किसी दूसरे इंसान के साथ अनलॉफुल फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व करती है। एग्जैक्ट लीगल डेफिनेशन जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग डिफर कर सकती हैं। ब्राइबरी क्या है? ब्राइबरी किसी पब्लिक ऑफिशियल या रेलेवेंट डिसीजन मेकर को इन्फ्लुएंस करने के लिए अनलॉफुल बेनिफिट, पेमेंट या एडवांटेज ऑफर करना। बर्गलरी, बर्गलरी जनरली किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में अनलॉफुली एंटर करना, यूजुअली एंड इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस के साथ होता है। चाइल्ड अब्यूज़ क्या है? चाइल्ड अब्यूज़ बच्चों के अगेंस्ट हार्मफुल ट्रीटमेंट या कंडक्ट को रेफर करता है। इसमें फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ और सीरियस नेग्लेक्ट जैसी फॉर्म्स हो सकती हैं। क्रिमिनोलॉजी में चाइल्ड अब्यूज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइल्डहुड एनवायरनमेंट लेटर बिहेवियरल डेवलपमेंट से स्ट्रांगली
कनेक्टेड हो सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये टर्म इलीगल सेक्सुअल मटेरियल इन्वॉल्विंग माइनर्स के लिए यूज़ होती है। इस तरह के मटेरियल का क्रिएशन, पोजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटेड कंडक्ट सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस होता है। क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का सीरियस फॉर्म है। कंप्यूटर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम ऐसा क्राइम है जहां कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या डिजिटल सिस्टम्स क्राइम के कमीशन में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी खुद क्राइम का टारगेट हो सकती है या क्राइम परफॉर्म करने का मीडियम हो सकती है। मॉडर्न सोसाइटी में साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस इसी ब्रॉडर फील्ड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी जनरली दो या ज़्यादा लोग किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अग्रीमेंट या प्लान बनाते हैं। सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल लॉ, यहाँ फोकस अग्रीमेंट और कोऑर्डिनेटेड प्लान पर होता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में किसी इंसान के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट फैसिलिटी को अनलॉफुली यूज़ करके फिनेंशियल बेनिफिट ऑब्टेन करना इन्वॉल्व हो सकता है। डिसऑर्डरली कंडक्ट, डिसऑर्डरली कंडक्ट ऐसे डिसरप्टिव या सीरियसली इनअप्रोप्रिएट पब्लिक बिहेवियर को रेफर करता है जो पब्लिक ऑर्डर या पीस डिस्टर्ब करे डिपेंडिंग अपॉन द लॉ। डिस्टर्बिंग द पीस, इसका बेसिक मीनिंग है ऐसा बिहेवियर जो पब्लिक पीस, ऑर्डर या ट्रैंक्विलिटी को अनलॉफुली डिस्टर्ब करे, यानी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना। डोमेस्टिक वायलेंस इंटीमेट पार्टनर्स या फैमिली मेम्बर्स के दरमियान अब्यूजिव बिहेवियर को रेफर करती है। इसमें फिजिकल वायलेंस के अलावा साइकोलॉजिकल, इमोशनल या अदर फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक वायलेंस को प्राइवेट फैमिली मैटर समझकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ सीरियस सोशल एंड क्रिमिनल जस्टिस इशू। ड्रग कल्टिवेशन और मैन्युफैक्चरिंग, इस कैटेगरी में कंट्रोल्ड और इलीगल ड्रग्स की अनलॉफुल कल्टीवेशन, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड क्रिमिनल कंडक्ट आता है। यहाँ हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट याद रखेंगे। इलीगल प्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस इज क्रिमिनल ऑफेंस। ड्रग पोजेशन क्या है? ड्रग पोजेशन का मतलब कंट्रोल्ड या इलीगल सब्सटेंस को अनलॉफुल पोजेशन में रखना है, वेयर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। ड्रग ट्रैफिकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इस कैटेगरी में इलीगल ड्रग्स की अनलॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैफिकिंग या सप्लाई से रिलेटेड कंडक्ट आता है। ये पोजेशन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज हेयर द फोकस इज ऑन मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई। ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग या इम्पेयर्ड ड्राइविंग का मतलब ऐसी कंडीशन में व्हीकल ऑपरेट करना है जब ड्राइवर की एबिलिटी अल्कोहल या किसी और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस की वजह से लीगली प्रोहिबिटेड लेवल तक इम्पेयर्ड हो। इस क्राइम का मेजर सोशल कंसर्न है रिस्क टू द ड्राइवर एंड अदर रोड यूजर्स। एम्बेजलमेंट क्या है? एम्बेजलमेंट तब होता है जब किसी इंसान को लीगली प्रॉपर्टी या फंड्स का ट्रस्ट बेस्ड एक्सेस दिया गया हो और वो इंसान उस प्रॉपर्टी को अनलॉफुली अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर ले। अ पर्सन इज इंट्रस्टेड with organizational money but instead of using it for the authorized purpose he unlawfully converts it for his personal benefits. एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन में किसी इंसान से पैसे, प्रॉपर्टी या बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए थ्रेट्स, कोर्जन या प्रेशर यूज़ किया जाता है। कोर कंसेप्ट क्या है? थ्रेट और अनलॉफुल डिमांड फॉर बेनिफिट। फॉर्जरी, फॉर्जरी किसी डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, रिकॉर्ड या किसी और रिप्रेजेंटेशन को फॉल्सीफाई या अल्टर करने से रिलेटेड ऑफेंस है, जनरली विद एन इंटेंट टू डिसीव, यानी फेक रिप्रेजेंटेशन क्रिएटेड टू डिसीव। फ्रॉड, डिसेप्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू फाइनेंशियल या पर्सनल बेनिफिट ऑब्टेन करना है। फ्रॉड में सेंट्रल एलिमेंट है डिसेप्शन फॉर अनलॉफुल गेन। हैरेसमेंट क्या है? हैरेसमेंट रिपीटेड या सीरियसली अनवांटेड बिहेवियर हो सकता है जो किसी इंडिविजुअल को अलार्म, डिस्ट्रेस, फियर या इंटिमिडेशन कॉज करे डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेबल लॉ। हेट क्राइम, हेट क्राइम ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें विक्टिम को टारगेट करने के पीछे बायस या प्रीजस्टिस अगेंस्ट अ प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक का एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, क्राइम को किसी पर्सन रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी या किसी और लीगली प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट प्रीजुडिस मोटिवेट कर सकता है। हेट क्राइम सिर्फ हेटफुल ओपिनियन का नाम नहीं, इट रेफर्स टू अ क्रिमिनल एक्ट इन विच बायस इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट किसी दूसरे इंसान की पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन को अनलॉफुली ऑब्टेन या यूज़ करके डिसेप्शन या बेनिफिट ऑब्टेन करना है। मॉडर्न डिजिटल सोसाइटी में आइडेंटिटी थेफ्ट एक इंपॉर्टेंट साइबर रिलेटेड कंसर्न बन चुका है। इंश्योरेंस फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड में फॉल्स इन्फॉर्मेशन या डिसेप्टिव क्लेम के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से अनलॉफुल फाइनेंशियल बेनिफिट ऑब्टेन करने की अटैम्प्ट होती है। किडनैपिंग, किसी पर्सन को अनलॉफुली सीज, कन्फाइन या मूव करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द लीगल
लीगल डेफिनेशन। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है अनलॉफुल डेप्रिवेशन ऑफ अ पर्सनस लिबर्टी। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इलीगली ऑब्टेन्ड मनी के सोर्स को कंसील या डिस्गाइज करने की अटैम्प्ट की जाए ताकि प्रोसीड्स अपेरेंटली लेजिटिमेट नज़र आए। सो रिमेंबर, इलीगल प्रोसीड्स is concealed, disguise a source and appear as legitimate. मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड फिनेंशियल क्राइम के साथ फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड है। मर्डर जनरली अनलॉफुल किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग विद अ लीगली रिक्वायर्ड मेंटल एलिमेंट। मर्डर इज अ क्राइम अगेंस्ट द पर्सन एंड इन्वॉल्व्स अनलॉफुल किलिंग। परज्यूरी जब कोई इंसान लीगली रिक्वायर्ड ओथ के अंडर नोइंगली फॉल्स स्टेटमेंट देता है, पर्टिकुलरली जुडिशियल प्रोसीडिंग में। फॉल्स टेस्टिमनी अंडर ओथ। प्रोस्टिट्यूशन को सेक्सुअल एक्टिविटी के एक्सचेंज फॉर कॉम्पनसेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया है। इस टॉपिक की लीगल स्टेटस डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस में डिफरेंट हो सकती है। क्रिमिनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉ, मोरालिटी और सोशल एटीट्यूड्स के रिलेशनशिप की वजह से कुछ बिहेवियर्स की लीगल क्लासिफिकेशन सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर सकती है। पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, जनरली पब्लिक प्लेस में इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में होना वेयर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ होता है। ये पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी से रिलेटेड ऑफेंस हो सकता है। रॉबरी, अब रॉबरी और थेफ्ट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबरी किसी इंसान की प्रॉपर्टी को फोर्स, थ्रेट या इंटिमिडेशन का एलिमेंट के साथ अनलॉफुली ले लेना। सेक्सुअल असॉल्ट ब्रॉडली ऐसे नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट को रेफर करता है जो लॉ के अंडर क्रिमिनल ऑफेंस हो। इस कॉन्सेप्ट में कंसेंट सेंट्रल इशू होता है। शॉपलिफ्टिंग रिटेल स्टोर या बिजनेस से गुड्स को अनलॉफुली ले लेना या फिर पेमेंट के बगैर इंटेंशनली डिप्राइव करना होता है। इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट। सॉलिसिटेशन, जनरली किसी प्रोहिबिटेड एक्ट को परफॉर्म करने के लिए किसी और इंसान को रिक्वेस्ट, इनकरेज या इंड्यूस करना होता है। स्टॉकिंग, रिपीटेड फॉलोइंग, मॉनिटरिंग, कॉन्टैक्टिंग, हैरेसिंग या फिर ऑब्जर्विंग ऑफ अनदर पर्सन इन अ मैनर दैट कॉजेज फियर, डिस्ट्रेस और सीरियस कंसर्न डिपेंडिंग ऑन द लॉ। स्टैच्यूटरी रेप लॉज डील विद सेक्शुअल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ पर्सन हु इज़ बिलो द लीगली डिफाइंड एज ऑफ कंसेंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। कंसेंट की लीगल कैपेसिटी एज के रूल से डिटर्मिन हो सकती है। एग्जैक्ट एज एंड लीगल डेफिनेशन यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। टैक्स इवेजन डेलिबरेटली इनकम, एसेट्स या किसी और रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसील, मिसरिप्रेजेंट करके लीगली ड्यू टैक्सेस को इवेड करने की अनलॉफुल अटैम्प्ट होती है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स अनलॉफुल कंसीलमेंट और डिसेप्शन। थेफ्ट किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली टेक या अप्रोप्रिएट करना होता है विद द रेलेवेंट क्रिमिनल इंटेंट। थेफ्ट एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसीलिए इसे रॉबरी और एम्बेजलमेंट के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। वेंडलिज्म किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को इंटेंशनली डैमेज, डिस्ट्रॉय या डिफेस करना है। वायर फ्रॉड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू डिसेप्शन का यूज़ करके अनलॉफुल फाइनेंशियल बेनिफिट ऑब्टेन करने से रिलेटेड फ्रॉड ऑफेंस है, वेयर रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ। 45 टर्म्स देखे हैं हमने टाइप्स ऑफ क्राइम्स में। जस्ट अ सेकेंड। कॉमन क्राइम्स के 45 हमने टर्म्स देखे। इन सब को मेमोराइज करने का बेस्ट वे है कैटेगरीज में इनको डिवाइड करना, कैटेगरीज के थ्रू इनको अंडरस्टैंड करना। कुछ क्राइम्स पर्सन के अगेंस्ट हैं, कुछ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं, कुछ फाइनेंशियल डिसेप्शन से रिलेटेड है, कुछ पब्लिक ऑर्डर से, कुछ टेक्नोलॉजी से और कुछ ऑर्गेनाइज्ड और कलेक्टिव क्रिमिनल एक्टिविटी से कनेक्टेड है। और यहीं से हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम। आज की सोसाइटी में क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर मीडिया और न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली अपेयर करते हैं। इसी वजह से पब्लिक अक्सर क्राइम्स को उनके डिफरेंट फॉर्म्स और लेबल्स के थ्रू समझती है। लेकिन क्रिमिनोलॉजी में क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंट क्राइम्स हैव डिफरेंट विक्टिम्स, मोटिव्स, मेथड्स, सोशल कंसिक्वेंसेज एंड पैटर्न्स। इस मटीरियल में क्राइम को डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। पर्सनल क्राइम्स, सबसे पहली कैटेगरी है पर्सनल क्राइम्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन।
पर्सनल क्राइम्स वो ऑफेंसेस हैं जहां प्राइमरी हार्म किसी इंडिविजुअल पर्सन का होता है। एग्जांपल असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किडनैपिंग, होमोसाइड, मर्डर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट। यहाँ फोकस है हार्म टू द पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल की फिजिकल सेफ्टी, लिबर्टी या लाइफ अनलॉफुली वायलेट होती है तो ये पर्सनल क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी क्राइम्स। सेकंड कैटेगरी प्रॉपर्टी क्राइम्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्राइम्स में प्राइमरी फोकस किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी राइट्स पर होता है। एग्जांपल्स थेफ्ट, रॉबरी, बर्गलरी, आर्सन, एम्बेजलमेंट, फॉर्जरी, false pretenses, receipt of stolen goods. नेक्स्ट है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम का क्लासिकल कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजिस्ट एडविन सदरलैंड के वर्क से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है। इस कैटेगरी में जनरली फाइनेंशियली मोटिवेटेड ऑफेंसेस आते हैं जो रिस्पेक्टेबल ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में कमिट हो सकते हैं। फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, कॉर्पोरेट वायलेशंस, फाइनेंशियल डिसेप्शन, सर्टन फॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्राइम को सिर्फ स्ट्रीट वायलेंस या कन्वेंशनल ऑफेंडर्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। क्राइम प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक सेटिंग्स में भी अकर करता है और इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत लार्ज हो सकता है बिकॉज वन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल क्राइम मे अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से मुराद क्रिमिनल एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स और नेटवर्क्स के थ्रू सिस्टमैटिकली कंडक्ट की जाए। ऐसे ग्रुप्स इलीगल गुड्स और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन या और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एंटरप्राइजेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टिन्यूटी, कोऑर्डिनेशन, डिवीजन ऑफ रोल्स, प्रॉफिट और पावर मोटिव। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड ऑर्गेनाइज्ड इलीगल मार्केट्स, एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स, स्मगलिंग नेटवर्क्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन है, हर ग्रुप क्राइम नेसेसरीली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में यूजुअली कॉन्टिन्यूटी, स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी का स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम में क्राइम किसी कॉर्पोरेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कमिट होता है। ये दो फॉर्म्स में कॉन्सेप्चुअलाइज किया जा सकता है। 1. Individuals acting on behalf of a corporation may engage in unlawful conduct. 2. Organizational decisions or practices themselves may contribute to criminal violations. For example, corporate actors may violate laws relating to finance, safety, environment, consumer protection or other regulatory requirements. White collar versus corporate crime दोनों को सेम नहीं समझ सकते। वाइट कॉलर क्राइम ब्रॉडर कैटेगरी है जो प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में फाइनेंशियल और स्टेटस रिलेटेड ऑफेंसेस को कवर कर सकती है। कॉर्पोरेट क्राइम स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशनल और कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होती है। विक्टिमलेस क्राइम्स, इस टर्म का यूज़ ट्रेडिशनली उन ऑफेंसेस के लिए हुआ है जहां क्लियर और इमीडिएटली आइडेंटिफाइबल इंडिविजुअल विक्टिम नज़र नहीं आता। विक्टिमलेस का मतलब ये नहीं कि एब्सोल्युटली कोई हार्म नहीं होता। किसी ऑफेंस के इफेक्ट्स इनडायरेक्ट सोशल, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड या कम्युनिटी लेवल हो सकते हैं। इसलिए मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिकल एनालिसिस में स्कॉलर्स इस लेवल को क्रिटिकली एग्जामिन भी करते हैं। स्टेटस ऑफेंसेस, स्टेटस ऑफेंस ऐसा कंडक्ट है जो प्राइमरीली इसलिए प्रोहिबिटेड होता है बिकॉज ऑफ द स्टेटस और एज ऑफ द पर्सन रादर देन बिकॉज द सेम कंडक्ट इज यूनिवर्सली क्रिमिनल फॉर एडल्ट्स। जुवेनाइल जस्टिस में ये कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स कैन इंक्लूड सर्टन एज स्पेसिफिक वायलेशन सच एज truancy, कर्फ्यू वायलेशंस। यहाँ की आइडिया है द लीगल स्टेटस ऑफ द पर्सन मैटर्स, इसीलिए स्टेटस ऑफेंसेस को जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के स्टडी से कनेक्ट किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, क्राइम एंड मोटिवेशन। अब क्राइम को सिर्फ मटेरियल गेन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मोटिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्राइम्स में मनी, प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक रिसोर्सेज मेजर मोटिव हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्रिमिनल बिहेवियर्स के पीछे स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर, एक्साइटमेंट, रिवेंज, ग्रुप इन्फ्लुएंस या इमोशनल फैक्टर्स जैसे मोटिव्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, थेफ्ट में मटेरियल गेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वायलेंट और हेट मोटिवेटेड ऑफेंसेस में मोटिव सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता। इसी तरह टेररिज्म या पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस को समझने के लिए पावर, आइडियोलॉजी, ग्रीवेंस और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जैसे फैक्टर्स भी एनालाइज किए जाते हैं। यानी क्रिमिनोलॉजी में वन मोटिव डज नॉट एक्सप्लेन ऑल क्राइम्स। क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है? व्हाट इज़ क्रिमिनल बिहेवियर? क्रिमिनल बिहेवियर से मुराद ऐसा बिहेवियर है जो लॉ को वायलेट करता है
और जिसके रिजल्ट में ऑफेंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिस्पॉन्स का सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन क्रिमिनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये है, व्हाई डज अ पर्सन इंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर? क्या क्रिमिनल बिहेवियर सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होता है? क्या सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबल है? क्या पॉवर्टी ऑटोमेटिकली क्राइम प्रोड्यूस करती है? क्या पीयर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है या इंडिविजुअल चॉइस का रोल भी होता है? मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी इन सवालों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एग्जामिन करती है। क्रिमिनल बिहेवियर को समझने का इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिमिनोजेनिक नीड्स। क्रिमिनोजेनिक नीड्स वो डायनामिक फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर से एसोसिएटेड होते हैं और जिनमें चेंज क्राइम रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, जैसे प्रॉब्लमेटिक एटीट्यूड्स, एंटी सोशल पेयर्स, पोर सेल्फ कंट्रोल, सब्सटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिसफंक्शनल सोशल रिलेशनशिप्स। इस कॉन्सेप्ट को का इंपॉर्टेंस ये है कि क्रिमिनल बिहेवियर को सिर्फ लेबल करना इनफ नहीं होता। अगर हम प्रिवेंशन या रिहेबिलिटेशन की बात करना चाहते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से फैक्टर्स क्रिमिनल बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं। जनरल डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। लीगल पर्सपेक्टिव, बिहेवियर क्रिमिनल है जैसे बिकॉज बिहेवियर क्रिमिनल है बिकॉज लॉ प्रोहिबिट्स इट एंड स्टेट पनिशेज इट। लॉ वायलेशन एंड क्रिमिनल बिहेवियर। मॉरल रिलीजियस पर्सपेक्टिव, कुछ बिहेवियर सोसाइटी या रिलीजियस फ्रेमवर्क में मॉरली रॉन्ग या सिंफुल समझे जा सकते हैं, लेकिन याद रखें एवरी सिन इज़ नॉट नेसेसरीली अ लीगल क्राइम एंड एवरी क्राइम इज़ नॉट नेसेसरीली व्यूड आइडेंटिकली बाय एवरी मॉरल और रिलीजियस फ्रेमवर्क। सोशल पर्सपेक्टिव, सोसाइटी कुछ बिहेवियर्स को अनएक्सेप्टेबल समझती है बिकॉज दे वायलेट इंपॉर्टेंट सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़। यहाँ फोकस होता है नॉर्म्स, वैल्यूज़ और सोशल रिएक्शन पर। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्रिमिनल बिहेवियर को साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, कॉग्निटिव पैटर्न्स, इमोशनल रेगुलेशन और रिलेटेड मेंटल प्रोसेसेस के पर्सपेक्टिव से भी स्टडी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी। मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्रिमिनलिटी का ऑटोमेटिक कॉज समझना साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। क्रिमिनल बिहेवियर यूजुअली मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स से स्टडी किया जाता है। ट्रेड्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। अब आते हैं ट्रेड्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर पर। एंटी सोशल वैल्यूज़ सबसे पहला ट्रेट। इसका मतलब है ऐसे बिलीव्स या एटीट्यूड्स जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स और लॉफुल बिहेवियर के अगेंस्ट हों। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन रिपीटेडली डिसऑनेस्टी, एग्रेशन या रूल ब्रेकिंग को एक्सेप्टेबल समझने लगे और कन्वेंशनल सोशल वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर दे तो ये एंटी सोशल ओरिएंटेशन का इंडिकेटर हो सकता है। एक आइसोलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड किसी पर्सन को क्रिमिनल प्रूव नहीं करता। क्रिमिनोलॉजी पैटर्न्स और कॉम्बिनेशंस को स्टडी करती है। क्रिमिनल पेयर्स, पेयर्स का मतलब है फ्रेंड्स या फिर सोशल ग्रुप। अगर इंडिविजुअल का क्लोज एसोसिएशन रिपीटेडली क्रिमिनल बिहेवियर से कनेक्टेड पेयर्स के साथ हो तो पेयर इन्फ्लुएंस क्रिमिनल एटीट्यूड्स और बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकता है। पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स और यंग लोगों में पेयर इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगेन पेयर एसोसिएशन डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन अ पर्सन विल बिकम अ क्रिमिनल, इट इज़ वन फैक्टर अमंग मैनी। एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अर्ली कंडक्ट प्रॉब्लम्स का डिस्कशन आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक कंडक्ट में इंक्लूड परसिस्टेंट रूल ब्रेकिंग, अग्रेशन, सीरियस कंडक्ट प्रॉब्लम्स, रिपीटेड वायलेशंस ऑफ अदर राइट्स। क्रिमिनोलॉजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्ली बिहेवियरल पैटर्न्स को कभी कभी लेटर ऑफेंडिंग रिस्क के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है, लेकिन किसी बच्चे के डिफिकल्ट बिहेवियर को ऑटोमेटिकली क्रिमिनल पर्सनैलिटी लेबल करना अप्रोप्रिएट नहीं है। डेवलपमेंट मैटर्स। डिसफंक्शनल फैमिली, फैमिली इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन का प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होती है। अगर फैमिली इन्वायरमेंट में लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, पुअर कम्युनिकेशन, सिवियर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनएडिक्वेट सुपरविजन, इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन और नेग्लेक्ट जैसे प्रॉब्लम्स हो तो ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के रिस्क फैक्टर्स में के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसफंक्शनल फैमिली से आने वाला हर पर्सन क्रिमिनल ही बनेगा। लो सेल्फ कंट्रोल, लो सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी इम्पल्सेस, इमोशंस और इमीडिएट डिज़ायर्स को रेगुलेट करने में डिफ़िकल्टी होना। ऐसे इंडिविजुअल्स इमीडिएट रिवॉर्ड को लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस पर प्रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी बेनिफिट चाहिए, कंसिक्वेंसेस बाद में देखेंगे। लो सेल्फ कंट्रोल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से इम्पल्सिविटी, रिस्क टेकिंग और इनएबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन क्रिमिनल बिहेवियर के रिस्क से एसोसिएट की जा सकती हैं, लेकिन लो सेल्फ कंट्रोल अलोन डज नॉट गारंटी क्रिमिनलिटी। सब्सटेंस अब्यूज़ क्रिमिनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डिस्कस किया जाता है। प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस उस यूज़ इंडिविजुअल की
जजमेंट, इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, सोशल फंक्शनिंग को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है और कुछ सर्कमस्टांसिस में सब्सटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्राइम के रिस्क के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। लेकिन यहाँ भी साइंटिफिक डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस यूज एंड क्राइम आर रिलेटेड इन सम कॉन्टेक्स्ट बट वन डज नॉट ऑटोमेटिकली कॉज द अदर। क्रिमिनोलॉजी में हम रिलेशनशिप को मल्टीपल सोशल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ एग्जामिन करते हैं।